अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम एंजाइम्स के नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन, मीन के एंजाइम का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं, रिएक्शन जिस सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है उसके जो रेट को कंट्रोल करते हैं, यानी उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हम उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। तो हमने उसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम का जो रेट है वो किस बेस पे होता है। तो इसकी जो शेप और केमिस्ट्री है ना एंजाइम की, मीन के इसकी शेप किस तरह की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एंजाइम की अगर शेप डिनेचर हो जाए हमारे पास, हम उसको शेप को खराब कर दें एनवायरमेंटल फैक्टर के जरिए, तो भी एंजाइम का क्या हो जाता है रेट, यानी कि उसका फंक्शन क्या हो जाता है हमारे पास इम्प्रॉपर आता है। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री, यानी कि हम जो इसके एटम्स हैं उसकी ओर डिस्प्लेस कर दें। क्या कर दें? उसको डिस्प्लेस कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, ये फिर भी इनका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शंस है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक अमीनो एसिड चेंज किया था तो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका था। अगर हम किसी एटम को चेंज करेंगे तो मीन कि वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइम चेंज हो जाएगा। इस वजह से क्या है, ये वाली जो शेप है और एंजाइम की जो केमिस्ट्री है, मीन का उसका जो थ्री डिमेंशन स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मूव ऑन करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी शेप और केमिस्ट्री के साथ इंटररिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये कहता है कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड, क्या हो, अनलिमिटेड एंजाइम हो, एंजाइम मीन के एक्टिव साइड हो, अनलिमिटेड एंजाइम हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सबस्ट्रेट के। जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, क्योंकि हमारे पास उतनी ही ज्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होगी और सबस्ट्रेट उनको यूटिलाइज करेगा और क्या कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अनलिमिटेड एंजाइम थे तो पहले 10 सबस्ट्रेट थे, हमने कंसंट्रेशन को डबल किया, 20 कर दिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट थी पहले 10 फॉर्म हो रही थी, ठीक, और फिर क्या होगी 20 हो जाएंगी। मीन के आफ्टर, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड कंसंट्रेशन है, मीन के अनलिमिटेड एक्टिव साइट्स हैं, तो हमें एक्टिव साइट का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइम में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस उतना ही तेज हो जाएगा, उतने ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतने ही टाइम में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करें, साथ में शर्त क्या है, अनलिमिटेड एंजाइम हो। हाँ, अगर हमारे पास क्या हो कि लिमिटेड एंजाइम हो, मीन के हमारे पास लिमिटेड एंजाइम हो, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे हमने रखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल यहां पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी हमारे पास 10,
ठीक है, 10, 20 और 30। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। हमारे पास क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 20 थी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना था, यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास 20 से ज्यादा होगी, यानी कि 25 हो चुकी है, तो हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे पॉइंट पे जाके क्या हुआ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे पॉइंट पे क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्टिव साइट क्या थी, अवेलेबल थी। इस पॉइंट पे क्या थी, इसको मैं रेड के साथ मार्क करता हूं। इस पे क्या थी, अभी एक्टिव साइट अवेलेबल थी, यानी कि एंजाइम क्या था, इतनी कंसंट्रेशन मौजूद थी कि एक्टिव साइट क्या थी, फ्री थी हमारे पास। और यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा की तो ज्यादा एक्टिव साइट हमारे साथ बाइंड होंगी सबस्ट्रेट को, उसको प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाके एंजाइम क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, मीन के हमारे पास फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं थी, फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जाकर रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। तो इस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये एक ए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, ये बी सबस्ट्रेट की थी, इसी तरह ये होगा। मीन के हमारे पास अगर लिमिटेड अमाउंट में एंजाइम मौजूद है तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं तो हमारा रिएक्शन से एक लिमिट तक इंक्रीज होगा। मीन के यहाँ तक इंक्रीज होगा जहां तक क्या है, हमारे पास फ्री एक्टिव साइट मौजूद है। जैसे ही फ्री एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी, सारी सैचुरेटेड हो जाएंगी, तो हमारा रिएक्शन मजीद क्या होगा, स्पीड अप नहीं होगा। अब दूसरी वो शर्त लगाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम में वो क्या कहता है, कहता है हमारे पास अनलिमिटेड क्या है, सबस्ट्रेट है। क्या है, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। तो उसका जो रिएक्शन की स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, उसके ऑपोजिट ही होगा। हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंजाइम की, उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। अगर शर्त क्या है, हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है, मीन के उतने ही एक्टिव साइट ज्यादा होंगी और क्या करेंगे, आके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद क्या होगी, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगी। मीन के अगर हम एंजाइम डबल करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब यही कंडीशन हम लगा देते हैं, अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड हो जाता है तो एक्टिव साइट को इंक्रीज करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास मजीद सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, और क्या होगी, वो एंजाइम का रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही डिस्कस करता है, या तो आप सबस्ट्रेट को लिमिटेड रख लें या एंजाइम को लिमिटेड रख लें और एक चीज को इंक्रीज करते जाए, तो वो सिचुएशन आ जाएगी जहां पे वो जाके दोबारा रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, मीन के उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं करेगा। अगर दोनों चीजें अनलिमिटेड है, मीन के सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आपके पास एंजाइम की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो फिर भी रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेट साइट्स ज्यादा हमारे पास मौजूद होंगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो टेम्परेचर हीट को मेजर करने का यूनिट है। तो हम हीट को क्या करते हैं, हीट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम टेम्परेचर का यूनिट यूटिलाइज करते हैं। तो उसने कहा कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
टेम्परेचर की, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एंजाइम का एक्शन होगा। लेकिन साथ में उसने शर्त लगाई है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। एंजाइम की क्या है, एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद वो अगर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर राइज करे तो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, साथ में इसने शर्त लगाई है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम की क्या है, एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उस टेम्परेचर को कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसकी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 है। अब हमारी बॉडी का यहाँ पे टेम्परेचर मैं मेंशन कर रहा हूँ 37 है, सेंटीग्रेड है। तो अब एंजाइम क्या है, पहले थे 10 सेंटीग्रेड पे मौजूद, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड थी ये थी। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और करते करते क्या कर ले गए 37 तक। 37 तक क्या हो रहा था, एंजाइम की एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था। हाँ, इधर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अब जैसे ही 37 पे पहुंचेगा, इसके बाद इस पॉइंट के बाद इसको कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा, एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर 50 तक पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मीन के वो टेम्परेचर जिस पे इसकी मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो अब वो कहता है कि आफ्टर एवरी जो रिएक्शन है एंजाइम का वो डबल हो जाता है। एक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है हमारे पास अगर हम कितना टेम्परेचर राइज करें, 10 सेंटीग्रेड। कितना, 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करें तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, उसकी स्पीड डबल हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन साथ में क्या है, ऑप्टिमम की। लेकिन ये अगर 37 से क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डीनेचर हो जाएंगे। अब ये डीनेचर क्यों होते हैं और टेम्परेचर फैसिलिटेट क्यों करता है हमारे पास। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है हमें रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या मिलती है, प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। उस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होमोजेनियस कोलिजन होते हैं और हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है। हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटररिएक्शन स्पीड अप होता है और हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है इस वजह से। लेकिन हमारा जैसे ही टेम्परेचर क्या करता है, 37 से इंक्रीज करता है, मीन के टेम्परेचर जो है जो 37 से क्रॉस करता है, ठीक है, क्रॉस, तो ये क्या करता है, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर करना शुरू कर देता है। मीन के जो एंजाइम के पास एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उस वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो डीनेचर इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर डीनेचर होगा तो ये क्या होगा, इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर अगर 37 से क्रॉस करे तो ये डीनेचर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वो पीएच का बात करते हैं कि पीएच क्या होती है हमारे पास। हम यहाँ पे पीएच को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अफेक्ट ऑफ पीएच, अफेक्ट ऑफ पीएच। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एंजाइम कहता है कि नैरो रेंज ऑफ पीएच में
क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है। उस पीएच को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करे, तो इसी तरह वो पीएच जिस पे ये क्या करे, मैक्सिमम रेट दे हमें रिएक्शंस का, हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब नेक्स्ट, ये अगर पीएच ऑप्टिमम पीएच क्रॉस हो जाए हमारे से, या इससे बिलो हो जाए या इससे अपर हो जाए, तो क्या होता है, हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइड पे, अमाइनो एसिड होते हैं जो एक्टिव साइड पे जो कि चार्ज रखते होते हैं, ठीक है, चार्ज बेरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। उनकी क्या कर देता है, ये पीएच अगर लो हो या हाई हो तो ये क्या कर देता है, आयोनाइजेशन कर देता है। जैसे ही आयोनाइजेशन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो अमाइनो एसिड हमारे पास क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगा। और डिस्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास ऑप्टिमम जो पीएच है वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्टिव साइड के जो अमाइनो एसिड है उनकी आयोनाइजेशन को प्रिवेंट करती है ये। अब डीनेचर होने की वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो कुछ एंजाइम्स है जिसका वो जिक्र करता है, जो कि स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, हम उनमें से चंद एक की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन, ये एंजाइम स्टमक में वर्क करता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है पेप्सिनोजन, और स्टमक में आके एचसीएल इसको एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है, ये 2 पीएच पे काम करता है, ठीक है, 2 पीएच पे काम करता है, इतनी लो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। हमारे पास एक सुक्रोज एंजाइम है, वो 4.50 पे करता है। हमारे पास एंट्रोकाइनेज एंजाइम्स है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो कि 5.50 पे काम करता है। तो हमारे पास ऐसे पैनक्रियाटिक लाइपेज है जो 9 पे काम करता है, और आर्गिनेज एंजाइम है जो 9.70 पे काम करते हैं। ये क्या है, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है जिस पे वो वर्क करता है, और वो पीएच के इसके लिए जरूरी है ताकि इसकी जो एक्टिव साइड है उसको मेंटेन रखा जाए। अगर वो पीएच मेंटेन ना होगी, ऑप्टिमम हमारे पास पीएच नहीं होगी, तो वो एंजाइम क्या हो जाएगा, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और जब वो डीनेचर हो जाता है तो वो हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, इनहिबिटर्स। क्या डिस्कस करना है, इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। स्टॉप केमिकल्स, स्टॉप एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब ये तो हो गए इनहिबिटर्स। हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, हमारे पास क्या है, कुछ मेटल्स आयंस है, साइनाइड है, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, वो क्या करते हैं एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं इनहिबिटर। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है साइनाइड, ठीक है, और एंटी बायोटिक्स, ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस को क्या करती हैं, रोक देती हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि इनहिबिटर्स की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हमने की हुई हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं, और टाइप्स में भी ये कहता है इरिवर्सिबल होते हैं, एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो कि क्या करें,
एंजाइम के साथ कोवलेंटली टाइटली बॉन्ड हो जाएं और एंजाइम को क्या करें, डीनेचर कर दें, तो हम ऐसे इनहिबिटर्स को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। मीन के ये दोबारा क्या करें, एंजाइम में कन्वर्ट ना हो सके, वो एंजाइम परमानेंट डीनेचर हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, एंजाइम के साथ क्या कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंटल, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं और दोबारा क्या करते हैं, उसको एंजाइम को क्या कर देते हैं, हमारे पास डीनेचर कर देते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स को क्या कहते हैं हम, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हमने मूव ऑन करना है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो हम इनका जो इफेक्ट है वो क्या कर सकते हैं, पार्शियली या कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या होता है, ये दोबारा अगर हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप है, ठीक, लूजली अटैच होते हैं, ये एंजाइम के साथ क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, लूजली अटैच, और हमारे पास अगर एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप है और हम क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास क्या होगी, ये दोबारा क्या हो जाएंगे, इनका जो एंजाइम हो जाएगा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम क्या होगा, दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें ये कंप्लीट डीनेचर नहीं होते कि मीन के दोबारा हमारे पास क्या हो जाता है, एंजाइम रिकवर हो जाता है और दोबारा वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब इसकी भी आगे रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स की हैं, दो फर्दर टाइप्स हैं, क्या है, दो फर्दर टाइप्स हैं, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक है नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स से नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये फाइट करेंगे, कंपटीशन करेंगे, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेंगे बाइंडिंग साइट से बाइंड होने के लिए, क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेंगे, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और क्या करेंगे, बाइंडिंग साइट पे हमारे साथ वो बाइंड हो सके। और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, अगर ये क्या करे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए, तो ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, तो ये क्या करता है, उसको दोबारा फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होती, मीन के हमारे पास ये एंजाइम क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया और दोबारा हमारे पास फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन के इनकी शेप किस तरह की होती है, सबस्ट्रेट की तरह की होती है, और क्या होता है, बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाते हैं, और क्या होता है, ये वाला ES मीन के EC कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम और कम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, वो क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, इसी फॉर्म में रहता है। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि ये इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की तरह शेप नहीं रखते, लेकिन क्या करते हैं, ये ग्लोबुलर पोर्शंस पे अटैच हो जाते हैं, मीन के जो एक्टिव साइट के अलावा हमारे पास ग्लोबुलर पोर्शंस होते हैं, यानी कि एंजाइम बॉडी होती है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उसके जो टर्शी स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं, उसके टर्शी स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज कॉन्फ़िगरेशन मीन कि उसकी चेंज दी शेप, जैसे ही एंजाइम की शेप चेंज होती है तो वो क्या करता है, वो हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता मीन के वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसमें उसने एग्जांपल दी है, हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है
वो क्या करता है, सक्सीनेट को किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सक्सीनेट को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन उस एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है हमारे पास मेलोनिक एसिड। क्या है, मेलोनिक एसिड। यानी कि जो एंजाइम सक्सीनेट को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, मेलोनिक एसिड कंबाइन हो जाता है और उसकी क्या करता है, ए एक्टिव साइट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट एक्टिव साइट। और इनहिबिट एक्टिव साइट जब करेगा तो ये क्या करेगा, ये दोबारा सक्सीनेट वहां पे अटैच नहीं हो सकता और वो एंजाइम क्या करेगा, वो सक्सीनेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इस वजह से जो मेलोनिक एसिड है वो सक्सीनेट का क्या है, कंपेटिटिव इनहिबिटर है। इनहिबिट एक्टिव साइट। तो ये वाले जो मैकेनिज्म्स हैं एंजाइम्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमने आज अपने एंजाइम्स का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।